हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल क्लासेस पे। आप बने हुए थे मेरे साथ समास में, तो अपन ने जाना समास, तत्पुरुष समास अपन पढ़ रहे थे। अब अपना अगला टॉपिक है तत्पुरुष समास के उपभेद, जिसमें अपन ने जाना था लुप्त कारक चिन्ह। अब अपन जानेंगे तत्पुरुष समास के बाकी जो उपभेद बच गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए तत्पुरुष समास के कई उपभेद होते हैं जिनमें अपन ने पढ़ा। तत्पुरुष समास का देखिए पहला जो उपभेद था अपना, वो था अपना लुप्त कारक। इसके बाद जो था अपना अलुप्त, उपपद, नज, कर्मधारय और दीर्घ। ये तत्पुरुष समास के अपन ने पढ़े क्या उप का ये उसके उपभेद इसमें अपन पढ़ चुके थे। लुप्त कारक, लुप्त कारक में देखिए क्या क्या अपन ने पढ़ चुके थे। लुप्त कारक में इसके थे अपन ने पढ़ा कर्म, करण, संप्रदाय, इसके बाद अपादान, संबंध और अधिकरण। ये तत्पुरुष समास के उपभेद थे जिनमें अपन ने पढ़ा लुप्त कारक, अलुक, उपपद, नज, कर्मधारय और दीर्घ। इसमें अपन केवल एक कंप्लीट कर चुके थे, अपना लुप्त कारक, जिसमें कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक चिन्हों के बारे में अपन जान चुके थे। आज अपन जानेंगे बाकी जो बचे हुए इसके उपभेद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो है अलुक, इसके बारे में जाने। देखिए अलुक, जिस समास में पहले पद के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं वहां अलुक तत्पुरुष होते हैं। अर्थात पहला पद होता है, उसके बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान हो उसी शब्द में, वहां अलुक तत्पुरुष होता है। जैसे एक शब्द है मृत्युंजय। देखिए यहाँ मृत्युंजय शब्द है। इस समास में देखिए पहला जो पद है मृत्यु, इसमें आप सोच रहे होंगे इसका जो पहला वेद है वो होगा मृत्यु, पर इसका पहला वेद मृत्यु न होकर के पहला पद हो गया इसका क्या, मृत्यु। अर्थात जो ये मैं आया ये क्या है, संस्कृत के कर्म कारक की विज्ञप्ति में मौजूद है। अर्थात ये अलुक तत्पुरुष हुआ इसमें। तो इसके बाद प्रथम पद के बाद जो कारक चिन्ह है किसी न किसी रूप में मौजूद होने के कारण ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार कई और उदाहरण है, जैसे धनंजय है। देखिए धनंजय, अगर इसका समास वगैरह करें तो क्या होगा। देखिए इसका अगर समास वगैरह करते तो क्या होता, मृत्यु पर विजय पाने वाला, मृत्यु पर विजय पाने वाला। इसी तरह धनंजय है, धनंजय का अगर वो समास वगैरह करें तो क्या होगा, धन पर विजय पाने वाला। ये अलुक तत्पुरुष के क्या है, उदाहरण है। और भी कई उदाहरण है, जैसे है सरसीज,
मनसीज, ये सभी अलुक तत्पुरुष के उदाहरण है। सरसीज अर्थात सर में जन्म लेने वाला। सर का मतलब आप जानते हो क्या होता है? तालाब। सर का मतलब होता है तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला, जैसे कमल। पर इसको आप बहुवीरी में मत लीजिए, कमल। यहाँ निश्चित नहीं है कि सरसीज में जन्म लेने वाला कमल, केवल सर में जन्म लेने वाला एक कमल ही है। और भी है जो सर में अर्थात तालाब में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार मन में जन्म लेने वाला, ये सारे अलुक तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसके बाद जो अपन जाने उपपद। उपपद जो इसका आता है, उपपद में देखिए, उपपद इसके नाम से पता चले तो जिन समासों में बाद वाले शब्द के, जिन समासों में बाद वाले शब्द में जो शब्द आते हैं वो भाषा में स्वतंत्र रूप से न आकर के प्रत्येक की तरह किसी न किसी चीज में आते हो, प्रत्येक की तरह किसी न किसी शब्द में आते हो, वहां उपपद होता है। जैसे यहाँ देखिए उपपद के उदाहरण देखिए। उपपद है जैसे मैंने यहाँ लिखा कार, चर और गैर, ये आपके उपपद है। उपपद जानते हो, उपपद अपन पढ़ रहे हैं अर्थात बाद वाले शब्द में भाषा में स्वतंत्र रूप से न आकर के प्रत्येक की तरह अर्थात प्रत्येक की तरह किसी न किसी शब्द के साथ आते हो, वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे कार है, कार, चर, गए आदि ऐसे कई जो प्रत्येक के रूप में आते हैं और उनको क्या बना देते हैं? उपपद का तत्पुरुष समास बना देते हैं। जैसे यहाँ देखा आपने कार लिखा है, अगर इस कार के पहले मैं स्वर्ण लगा दूं तो देखिए क्या शब्द हो गया? स्वर्णकार। यहाँ कार का कोई महत्व नहीं था, पर जैसे ही मैंने कार के पहले अर्थात पहला पद स्वर्ण लगाया तो इसका मतलब हो गया स्वर्णकार। अर्थात इसका अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा? स्वर्णकार अर्थात स्वर्ण का काम करने वाला, स्वर्ण का कार्य करने वाला। इसी प्रकार जैसे चर है, ऐसे कई शब्द है जो चर जिसके प्रत्यय लग जाए तो वो किसका? उपपद का उदाहरण हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा नभ, अगर चर के पहले नभ लगा दिया जाए तो एक शब्द बनता है अपने पास नभचर। इससे पहले चर का कोई महत्व नहीं था, दूसरे पद चर का कोई महत्व नहीं था, पर जैसे ही अपन ने नभ चर के पहले पहला पद नभ लगाया तो एक अपने पास शब्द बन करके आया नभचर। नभचर का अगर अपन समास विग्रह करें तो क्या होगा? नभ में विचरण करने वाला। नभ में विचरण जानते हो? नभ, नभ का मतलब क्या होता है? नभ का मतलब होता है आसमान। नभ में विचरण, विचरण का मतलब होता है घूमना, विचरण करने वाला अर्थात आसमान में घूमने वाला क्या कहलाता है? नभचर कहलाता है। इसी प्रकार जैसे आपका एक है गे, जिन शब्दों के बाद में मैंने बताया बाद वाले शब्द में भाषा के रूप में स्वतंत्र न आकर के प्रत्येक के रूप में किसी न किसी तरह काम में आते हैं, जैसे कार है, चर है, गे है, इनका वैसे स्वतंत्र रूप से भाषा में कोई मतलब नहीं है, पर ये जैसे किसी शब्द के बाद आ जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा जैसे गे है, अगर मैं राजनीति के बाद में गे लगा देता हूँ, राजनीति के बाद में गे लगाया, राजनीतिक और गे लगा दिया तो क्या हो गया? राजनीतिज्ञ। अर्थात राजनीतिज्ञ क्या हो गया? अगर इसका समास वगैरह करें तो क्या पता चलेगा अपने को? राजनीतिज्ञ, राजनीति जानने वाला। अर्थात जो राजनीति जानता हो उसको क्या कहेंगे अपन? राजनीतिज्ञ कहेंगे। इस प्रकार अपना एक ये इसका उपपद का उदाहरण बनकर तैयार होता है। इसके अलावा कोई और भी इसके उदाहरण है, जैसे नभचर है, इसी प्रकार जैसे जलचर हो गया, ये सभी इसके उपपद के उदाहरण है। अपन ने जाना अलुक तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। अब देखिए नज तत्पुरुष। नज तत्पुरुष क्या होता है मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। नज तत्पुरुष, नज तत्पुरुष के बारे में जानिए। नज पुरुष संस्कृत में अगर अर्थ निषेध के भाव में प्रकट करना हो, निषेध आप जानते हो मतलब जिसमें
नज तत्पुरुष। नज तत्पुरुष के बारे में जानिए। अगर संस्कृत की दृष्टि से अर्थ निषेध के भाव में प्रकट करना हो तो नज, न और अन का प्रयोग करते हैं, वहां नज तत्पुरुष होते हैं। जैसे अगर हिंदी में इनका प्रयोग किया जाए तो न और अन क्या शब्दों को गति देने वाले शब्द कहलाते हैं। जिससे मानो आपके सामने एक उदाहरण है, अगर मैं यह लिखूं अनावश्यक, अगर अनावश्यक शब्द है अगर इसका समास वगैरह करें तो क्या बनेगा, देखिए अनावश्यक को अगर समास वगैरह करें तो इसका बनेगा न आवश्यक। न आवश्यक शब्द बना, न आवश्यक। इसी प्रकार जैसे माना कि मैंने यहाँ एक शब्द लिखा असत्य, तो इसका अगर समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, न सत्य। इसी प्रकार जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं, यहां देखिए मैंने यहां लिखा आपके सामने अकारण, इसका अगर समास वगैरह करें तो क्या होगा, न कारण। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अपने सामने एक साफ क्लियर हो जाती है कि जो समास जिनके पहले या तो अ उपसर्ग आता हो या ऐसे शब्द जिनमें निषेध का भाव हो, वहां कौन सा समास होता है, नज तत्पुरुष समास होता है। अर्थात निषेध जिनमें प्रतिबंध का हो या फिर जिनमें कार्य न होने का भाव हो, वहां क्या होता है, नज तत्पुरुष होता है। देखिए नज तत्पुरुष के उदाहरण दे के अपने, जैसे मैंने एक उदाहरण देता हूं, जैसे नापसंद। नापसंद अगर इसका समास वगैरह किया जाए तो क्या होगा, न पसंद। ये सभी किसके, नज तत्पुरुष के उदाहरण है। अर्थात ऐसे शब्द जिसमें निषेध का भाव प्रकट होता हो, वहां न या अन लगा करके उसका क्या हुआ, समास वगैरह बना दिया जाता है और वो सारे इसके नज तत्पुरुष के उदाहरण बन जाते हैं। ये अपन ने अभी तक जाना। पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके थे लुप्त कारक। लुप्त कारक में अपन ने जाना कर्म, करण, संपदा, अपदान, संबंध, अधिकरण। और इसके बाद जो अलुप्त तत्पुरुष है, अलुप्त तत्पुरुष के बारे में अपन ने जाना कि वे शब्द जिनमें पहला पद को छोड़ करके कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है, वहां अलुप्त तत्पुरुष होता है। फिर अपन ने जाना उपपद, अर्थात बाद वाले शब्द के बाद जो शब्द आते हैं वह भाषा के रूप में स्वतंत्र रूप से न आकर के प्रत्यय की तरह किसी न किसी रूप में आते हो, वहां क्या होता है, उपपद होता है। और इसके बाद जाना नज। नज अर्थात न या निषेध का भाव प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, वहां नज तत्पुरुष होता है। अब अपन जानते हैं कर्मधारय। ये कर्मधारय समास जानते हैं, चलिए कर्मधारय। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास को अगर आपने पढ़ा होगा तो ज्यादातर आपने समास में उन 6 भागों में पढ़ा होगा। जहां तक आजकल की एग्जाम हो गई वहां तक अपन जानते हैं कि मैंने इसको तत्पुरुष समास में क्यों रखा है। देखिए आजकल जहां तक कि कंपटीशन का सवाल है, जहां तक अपन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें अपन जानते हैं कि द्वंद्व, द्विगु, इसके अलावा कर्मधारय और बहुवीर्य, तत्पुरुष, ये 6 प्रकार के समास बताए गए। पर इनको अगर अपन विस्तार से जाने तो लुप्त, अलुक, उपपद, नज ये कोई नहीं जानता। या फिर जैसे कि मैंने तत्पुरुष में कर्मधारय और द्विगु को रखा है, क्यों रखा है, इनका मतलब भी ज्यादातर नहीं जानते। तो आजकल के जैसे क्वेश्चन डीपली उठाए जाते हैं, उसी प्रकार अपने को हर समास को गहराई से जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इनको जानते हैं कि मैंने इनको तत्पुरुष में क्यों रखा है। देखिए कर्मधारय समास, जैसा अपन जानते हैं कि कर्मधारय समास को तत्पुरुष से अलग कर्मधारय समास के स्वतंत्र रूप में भी जाना जाता है। परंतु अपन जानते हैं कि कर्मधारय समास में भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये क्या हो गया, एक तत्पुरुष समास ही हो गया, या इसको अपन कह सकते हैं एक तत्पुरुष समास का उपभेद है। इस प्रकार जैसे अपन जान सकते हैं कि कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें भी पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। पहला पद इसमें भी विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है।
ये भी उसी की तरह है, किसकी तरह, तत्पुरुष की तरह, इसलिए इसी में और तत्पुरुष समास में कोई भेद नहीं है। इसको अपन कर्मधारय को क्या कह सकते हैं, तत्पुरुष का एक उपभेद कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कर्मधारय समास में पहला शब्द क्या होता है, विशेषण। विशेषण को अपन जैसे उपमान के रूप में ले सकते हैं, उपमान, और विशेषण को क्या ले सकते हैं, उपमेय। उपमान का मतलब तो आप जानते ही हो, उपमान अगर नहीं जानते हो तो सुनिए। उपमान का मतलब होता है अगर किसी चीज के द्वारा उपमा दी जाती हो, अर्थात उपमा दी गई हो, उसको उपमान कहता है, और लेने वाला उपमेय होता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि तत्पुरुष समास है, इसके अगर अपन समास वगैरह करें, इनके समासों के समास वगैरह करेंगे तो उन पर को समझ में आएगा कि कर्मधारय समास क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा नील कमल, नील कमल आपके सामने एक मैंने समास लिखा है, इसका अगर अपन समास वगैरह करें तो क्या होगा, नील है जो कमल। नील है जो कमल, तो यहां देखिए, या फिर इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, नीला है जो कमल या नील है जो कमल। तो यहाँ देखिए नील कमल का अगर समास वगैरह करने पे अपने को पता चल रहा है कि पहला पद जो उपमान होता है और दूसरा पद जो उपमेय होता है, तो इसमें क्या होता है, कर्मधारय में क्या होता है, जो पहला पद होता है उपमान, वो दूसरे पद उपमेय, या ऐसा कह सकते हैं कि कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, या उसको विशेषण विशेष से बनाता है। तो देखिए नील कमल शब्द में अपने को पता है जो पहला पद है नील, पहला पद है नील, जो दूसरे पद कमल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अर्थात कमल तो है पर ये कैसा है, नीला है। ये कौन बता रहा है, कमल के पहले वाला शब्द बता रहा है। नील है जो कमल या नीला है जो कमल, तो क्या बता रहा है, पहला पद दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता। या अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो पहला पद है वो दूसरे पद को क्या बता रहा है, उपमा दे रहा है। पहला पद दूसरे पद को उपमा दे रहा है। देखिए कमल है, कमल अपन जानते हैं, पर कमल को अगर इसके द्वारा उपमा दी गई है कि नील है जो कमल, अर्थात कमल को नीला बताया गया है, किसके द्वारा, पहले पद के द्वारा। इस प्रकार इसमें कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। इसी प्रकार और भी कई इसके एग्जाम्पल्स है जिनके द्वारा अपन इनको समझ सकते हैं। कि अगला उदाहरण है जिसे मैंने यहाँ लिखा महासागर। महासागर, महासागर के बारे में आप जानते हैं, सागर सागर सभी समान होते हैं, मगर मैंने अगर सागर के पहले एक शब्द रखा अर्थात महा, तो अगर पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है, यहाँ विशेषता। सागर तो है पर कैसा है, महा। अर्थात अगर इसका समास वगैरह करें तो क्या होगा, महान है जो सागर। अर्थात महान, महासागर, अगर इसका समास वगैरह किया तो क्या आया, महान है जो सागर। अर्थात सागर तो है पर इसकी विशेषता बता रहा है कौन, पहला पद महान। सागर है पर कैसा है, महान है। अर्थात जो पहला पद है उपमान, जो दूसरे पद उपमेय, इसको उपमा दे रहा है, किसकी, महान की। ऐसे ही है इसमें कर्मधारय समास में कि जो पहला पद होता है वो दूसरे पद को उपमा देता है। ठीक है, अपने को इतना याद रखना है कि जिन समासों में पहला पद दूसरे पद को उपमा देता हो या पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, वहां कर्मधारय समास होता है। देखिए ऐसे भी होता है इसमें, जैसे मैंने यहां लिखा कमल चरण। देखिए कमल चरण आपके सामने एक शब्द है, अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तो क्या होगा, कमल के समान चरण। देखिए कमल चरण, कमल के समान चरण, अर्थात ऐसे चरण जो कमल के समान है। तो देखिए चरण जो अपने पादुकाएं, आप जानते हो चरण पादुकाएं, अपने पैर, जो अपने पैर होते हैं उनको चरण पादुकाएं, ये सभी हिंदी नामों से जानते हैं। तो चरण को किसकी क्या उपमा दी गई है, कमल की। पैर है किसके समान, कमल के समान बताए गए हैं, इसलिए क्या है, कमल चरण। ऐसे ही जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये कर्मधारय समास में आते हैं, जिनमें पहला पद दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है। अर्थात पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात पहला पद उपमा और दूसरा पद उपमेय। ठीक है,
तो ये आपका कर्मधारय समास होता है। अब इसके बाद जानेंगे अपन द्विगु समास। द्विगु समास आपने पढ़ा होगा, द्विगु समास क्या है। द्विगु समास के बारे में आप जानते हो। द्विगु समास, इसकी पहले तो परिभाषा समझिए क्या होता है। जिन समासों में प्रथम पद गणनात्मक हो और बाकी सारा पद क्या हो, समूह की बोध कराता हो या समाहार हो, वहां द्विगु समास होता है। जानिए कैसे। अर्थात ऐसे समास या ऐसे शब्द जिनका प्रथम पद क्या हो, गणनात्मक हो, जो गिनती की तरह आता हो, और दूसरा पद हो या फिर उसका सारा पद क्या हो, समूह की बोध कराता हो, वहां क्या होता है, द्विगु समास होता है। जानिए कैसे। देखिए, अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं तब अपन अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने यहां लिखा सप्तरंग, लिख दूं सप्ताह है, या फिर मैं यहाँ लिख दूं तिमाह है, या फिर मैं यहाँ लिखूं चतुर्भुज, या फिर मैं यहाँ लिखूं नवरत्न, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूं चौराहा। इसके बाद जैसे तिमाह है या तिमाही, ये सारे क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। कैसे, देखिए सप्तरंग, सप्त पहला जो पद आ रहा है क्या आ रहा है, गणनात्मक आ रहा है। सप्त यानी क्या होता है, 7, और जो दूसरा पद है उसको मिला करके पूरा पद क्या बना रहा है, एक समूह बना रहा है, सप्तरंग। अर्थात इसका अगर समास वगैरह करें तो क्या होगा, अगर इसका समास वगैरह किया जाए तो क्या होगा, 7 रंगों का समूह है। 7 रंगों का समूह है, उसको बोलेंगे अपन सप्त रंग। इसी प्रकार जैसे सप्ताह है, सर यानी 7 का बोध हो रहा है, सप्त यानी सर, और बाद की सप्ताह है, अगर पूरे शब्द का अगर मतलब देखें तो एक समूह का बोध करा रहा है। सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समूह है। इसी में जैसे तिमाह, तिमाह अर्थात 3 माहों का समूह है। चतुर्भुज 4 भुजाओं का एक समूह है। नवरत्न 9 रत्नों का एक समूह है। नव यानी गणनात्मक पद है, और रत्न अर्थात एक समूह का बोध करा रहा है, पूरा शब्द मिलकर के क्या, नवरत्न अर्थात 9 रत्नों का 9 रत्नों का समूह है। और तिमाही अर्थात, दोबारा आ गया, तिमाही 3 माहों का समूह है। चौराहा 4 रास्ते आकर जहां मिलते हैं, चौराहा। अर्थात आपको द्विगु समास में छोटी सी परिभाषा याद रखनी है, और सबसे आसान समास भी यही है कि जिस पद में पहला, जिन समासों में पहला पद गणनात्मक हो और बाकी सारा पद मिलकर के एक समूह का बोध कराता हो, एक समाहार का बोध कराता हो, वहां द्विगु समास होता है। ये अपना द्विगु समास है। इसके बाद की जो समास है वो अपन जानेंगे। यहाँ आपका तत्पुरुष समास खत्म होता है। इसके बाद जो बच गए अपने बहुवीर्य समास, उसको अपन जानेंगे। तत्पुरुष समास अपन ने पढ़ा, अव्ययीभाव समास पढ़ा, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास अपने बाकी है, जिनको अपन अभी इनके बाद पढ़ते